अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूँ ज़रा खोड़ो और मेरे साथ हैं वसतुल्लाह खान और मुबशर जैदी। आज बात तो हम करेंगे पाकिस्तान के नई सियासी नक्शे के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ जिक्र करना चाह रहा हूँ लेबनान की दारुल हुकूमत बैरूत का, जहाँ पर अभी कुछ चंद घंटों पहले ही एक बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ है लेबनान के बंदरगाह पर। इब्तदाई रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि शायद कोई फायरवर्क्स की फैक्ट्री थी या एक किश्ती में फायरवर्क्स आ रही थी, वहाँ पर आग लगी और फिर ये धमाका हुआ। लेकिन अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट है लेबनान की हुकूमत की तरफ से, वो उसमें ये कहा जा रहा है कि वहाँ बंदरगाह पर या बंदरगाह के करीब एक बिल्डिंग में एक्सप्लोसिव मटेरियल जो कॉन्फिस्केट किया था लेबनीज़ हुकूमत में, वो रखा गया था और वहाँ पर एक आग लगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना ये बड़ा धमाका हुआ है। अभी हमें नहीं पता कि हलाकतों के बारे में हमें नहीं पता, 10 कंफर्म्ड हैं, लेकिन बैरूत से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो तबाही हुई है उससे लग रहा है कि शायद ये तादाद बढ़ जाए। सबसे बड़ा जो नुकसान इसमें ये हुआ है कि लेबनान की जो बैरूत की जो बंदरगाह है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। अगर आप कुछ तस्वीरें देखें तो ऐसे लगता है कि वहाँ पर कोई एटम बॉम्ब फटा है। और लेबनान जो पहले ही मुश्किल में हालात में था, अब वहाँ पर इंपोर्ट्स भेजने का भी कि और मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। तो काफ़ी वहाँ पर बुरी हालत है। अभी बैरूत के जो गवर्नर हैं वो ख़ुद कह रहे थे कि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी अपने इस मुल्क में इतना बड़ा डिज़ास्टर नहीं देखा, और ये उसी लेबनान की बात हो रही है जहाँ पर सालों साल खाना जंगी चढ़ी थी, जहाँ पर दहशत गर्दी भी होती है और जहाँ पर इजराइल के हमले भी हुए हैं। तो अगर बैरूत का गवर्नर ये कह रहा है कि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी बड़ी तबाही नहीं देखी, तो यकीनन ये एक बहुत ही बड़ा हादसा है। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की जानिब। आज जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक पाकिस्तान का नया सियासी नक्शा पेश किया है, उसमें कुछ तब्दीलियां हैं, कुछ नई चीज़ें हैं। एक तो जूनागढ़ का ज़िक्र है, पाकिस्तान और भारत की जो सरहद है सर क्रीक पर, वहाँ पर भी कुछ एडजस्टमेंट की गई हैं। और सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट बात जो है वो ये है कि मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। हालांकि उसके अंदर ये भी लिखा गया है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी फाइनल स्टेटस टू बी डिसाइडेड इन लाइन विद रेलिवेंट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। ये शायद अचानक लग रहा है कि ये हुआ है, और इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, उस पर भी हम अभी बात करेंगे। लेकिन शायद ये सिलसिला शुरू हुआ पिछले साल। आपको यह पता है कि 5 अगस्त को भारत ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटाकर मकबूजा कश्मीर को भारत में ज़म कर दिया। जाहिर है कि ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक एक लीगल मूव भी समझा जा रहा है। और फिर जम्मू और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में तकसीम कर दिया, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। तो जो उस वक्त एक मैप आया था, एक अगेन नक्शा आया था भारत की हुकूमत की जानिब से, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान को, वो नक्शा चल रहा है आपकी स्क्रीन पर, गिलगित बल्तिस्तान को लद्दाख का हिस्सा दिखाया गया और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को जम्मू एंड कश्मीर में जम करके दिखाया गया। ये जो नक्शों की जो जंग चल रही है, ये इस खित्ते में पिछले साल से थोड़ी तेज़ी पकड़ रही है। आपको ये भी पता होगा कि भारत ने एक और नक्शा जारी किया था जिसमें नेपाल के कुछ इलाके उन्होंने भारत का हिस्सा दिखाया था, और उसके बाद फिर नेपाल ने एक अपना नक्शा जारी किया जिसमें जाहिर है कि इसके ऊपर एक काफ़ी पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन हुई। और फिर आज हम देखते हैं कि ये नक्शा आया है पाकिस्तान की जानिब से। अच्छा, अब हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ साहब। हम उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुबशर और वसत, आपको क्या लग रहा है कि इसमें सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, आज ज़रा मैं जो पता किया है, जो लोग ब्रीफिंग्स में गए थे और जो इस सारी सूरत हाल से वाक़फ़ियत रखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक तो इसकी सिंबॉलिक वैल्यू है। अब सिंबॉलिक वैल्यू कैसे है, क्योंकि भारत ने गुज़िश्ता नवंबर में जो नक्शा जिसका आपने तस्करा किया, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान को भी उनका हिस्सा दिखाया गया था, ये उसका भी एक तरह से जवाब है। दूसरी जो सिग्निफिकेंट बात मुझे बताई गई कि हुकूमत का ये कहना है कि जिस तरह चीन ने
आज तक ताइवान पे से अपना जो क्लेम है वो विड्रॉ नहीं किया है। आपको याद होगा हांगकांग की भी एग्जाम्पल हमारे सामने थी। तो उन्होंने कहा कि आप कम से कम दुनिया को ये बावर तो कराते रहेंगे, चाहे इस नक्शे के थ्रू या अपने जो डिप्लोमेटिक आपने ऑफेंसिव या जो डिप्लोमेटिक पोजीशन ली हुई है कि ये बहरहाल पाकिस्तान का हिस्सा है, चाहे जाए के जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के तहत इसका फैसला नहीं हो जाता। तो इसकी वैल्यू ज़्यादा सिंबॉलिक है। जाहिर है इसको ऐसे मौके पर आया है कि एक दिन बाद जो है भारत में, जैसे आपने तस्करा भी किया कि 5 अगस्त को वहाँ जो गैर आइनी तौर पर उन्होंने मकबूजा कश्मीर को और जो लद्दाख को भारत का हिस्सा बना लिया था ज़बरदस्ती, तो उसका भी एक तरह से इन्होंने जवाब देने की कोशिश की है। अगेन सिंबॉलिक है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि डिप्लोमेटिकली, और उसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज़्यादा खुद भारत कामयाब हुआ है इस चीज़ को इंस्टीट्यूशनलाइज इंटरनेशनलाइज करने में। जिस तरह का उसने जुल्म रवा रखा है मकबूजा कश्मीर में, जो बंदिशें की हैं, जो लॉकडाउन्स किए हैं, वो पूरी दुनिया के मीडिया ने वैसे ही उसकी तरफ देखा है। इवन भारत के बहुत से अपने जो सिफारतकार हैं वो लिख रहे हैं कि 1 साल बाद अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो मोदी हुकूमत ने इस कदम से नुकसान ही उठाया है, बैनुल-अक़वामी सतह पर उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टर मोईद यूसुफ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, हमें ज्वाइन कर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा हमें आसान अल्फाज में समझा सकें, क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन है कि इसमें नया क्या है, इसमें पुराना क्या है, इसका मकसद क्या है इस नए मैप को जारी करने का। तो अगर थोड़ी सी आप इस पर रोशनी डाल सकें प्लीज़। जी ज़रा शुक्रिया। 4 बातें बुनियादी। पहली बात, पूरा जो मुतनाज़ा इलाका है, गिलगित बल्तिस्तान से लेके इलीगली ऑक्यूपाइड जो मकबूजा कश्मीर है, एक रंग में दिखाया गया है। क्लियरली लिख दिया है कि पाकिस्तान का इस पूरे पे क्लेम है, और एनोटेट कर दिया है कि आखिरी फैसला यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक होगा, ताकि हमारा प्रिंसिपल स्टांस वहीं खड़ा का खड़ा रहेगा। दूसरी बात, इंटरनेशनल बॉर्डर हमने मकबूजा कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जो हिंदुस्तान का है उसके बीच में बिल्कुल क्लियर इंटरनेशनल बॉर्डर लगा दिया है, जिसका मतलब ये है कि मकबूजा कश्मीर पूरा जो है वो ऊपर है, वो हम क्लेम कर रहे हैं, और भारत हिमाचल प्रदेश पे खत्म हो जाता है। तीसरी बात, सियाचिन ग्लेशियर, हमने वहाँ लाइन पहली दफा ऊपर तक जहां पाकिस्तान चाइना सरहद है ग्लेशियर तक लगा दी है, और इसलिए जो सियाचिन का पूरा हिस्सा है, इलाका है, वो हमने क्लेम किया है और बता दिया है उसको लाइन लगा के कि भारत जो है वो गैर कानूनी तौर पर उस पर काबिज है। और चौथी बात, सर क्रीक का जो मसला है, वो सर क्रीक की मशरकी जो सरहद है क्रीक, उस पे हमने अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शो किया है, जो हमारा मौकफ है, और इसका मतलब है कि सर क्रीक जो है वो हमारे पास है, उसका पूरा इकोनॉमिक जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। बाकी फाटा ऑफ कोर्स निकल गया, तुंगा बन गया, उस तरह की चेंजेस हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि हमने यूएन रेजोल्यूशन पे खड़े हुए हैं, क्लियरली बता दिया है, और साथ ये भी कह दिया है कि जो हिंदुस्तान का नक्शा था अक्टूबर में जो उन्होंने दिया उसकी खिलाफी की है, और वो एक मजाका खेज किस्म का नक्शा जिसमें वो सारा AJK-GB अपनी तरफ दिखा रहे थे, मुकम्मल वाजे कर दिया पाकिस्तान का स्टांस, और कि पाकिस्तान कश्मीर पे कहाँ खड़ा है। मैं यहाँ जानना चाह रहा हूँ, आज पाकिस्तान ने जो नक्शा जारी किया है उसे मैंने अगर ध्यान से देखा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल के डॉट भी अपनी जगह मौजूद हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर भी चेंज हुआ है आज के नक्शे में, तो क्या लाइन ऑफ कंट्रोल का स्टेटस फिर क्या है? नहीं जी, लाइन ऑफ कंट्रोल एक मिलिट्री लाइन है, उसको लगाना जरूरी सिर्फ इसलिए था कि ग्राउंड सिचुएशन हम वाजे कर दें, और NJ 9842 जहां तक ये लाइन थी उसके ऊपर हम वाजे कर दें कि हमारा सियाचिन पे क्या स्टांस है और कहां वो लाइन जाती है। वो सिर्फ ग्राउंड सिचुएशन को डिपिक्ट कर रहा है। सारी बात है, लाइन ऑफ कंट्रोल तो एक टेम्पररी चीज है, अल्टीमेटली तो रायशुमारी के जरिए, प्लेबिसाइड के जरिए पूरे इलाके का फैसला होना है। वो हमने एनोटेट कर दिया है बिल्कुल वाजे तौर पे उस मैप में। अगर आप मैप गौर से दोबारा देखें तो राइट साइड पे, ईस्टर्न साइड टॉप पे फ्रंटियर अनडिफाइंड के वर्ड्स लिखे हुए हैं। वो एरिया है जहां हिंदुस्तान और चाइना
का जो है वो तनाज़ा है, और उसमें भी हमने वाज़े कर दिया है कि बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक जब पूरे जम्मू कश्मीर की सेटलमेंट होगी तो उस फ्रंटियर का भी फैसला हो जाएगा कि कहाँ तक इलाका हमारा है और कहाँ चीन का है। ठीक है डॉक्टर साहब, तो मोहित, क्या इससे पहले क्या जो सूरत हाल थी उसमें जो है क्या फर्क था? उसमें भी तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी ही लिखा हुआ था, तो क्या चीज जैसे मुसद भी कह रहे बदली क्या है? जी आप सुन पा रहे हैं? आप हमारे ऑक्युपाइड टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर लिखा जाता रहा है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी लिखा जाता रहा है, तो अब थोड़ा सवाल इसके कि थोड़ी सी वजाहत और कर दी है कि जी इलीगल ऑक्यूपेशन है। कोई बुनियादी फर्क क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रही है। देखिए जी, पाकिस्तान के दो पिलर्स हैं कश्मीर की स्ट्रैटेजी के, एक पॉलिटिकल है और एक लीगल है। जो हम दुनिया को कहते हैं कि हिंदुस्तान अब एक रोग स्टेट बन गई है, इसमें किसी को कोई इबार नहीं होना चाहिए, कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। एक बैनुल अक़वामी क़वानीन को नहीं मानते, यूएन रेजोल्यूशंस को फॉलो नहीं करते, शिमला को खुद वायलेट किया, तो हमने उसमें इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड लिख दिया है। वो वर्ड स्ट्रेस करने के लिए कि एक पिलर ऑफ हमारी जो फोकस है दुनिया में वो ये है कि ये मुल्क तो कानून ही नहीं मानता, तो ये किस तरह एक मेन स्ट्रीम मुल्क है? ये तो रोज मुल्क है। और ये बात बहुत अरसा गुजर गया था, तो ऑक्यूपाइड वो हर एक कहता था। ये बिल्कुल वजाहत के लिए है, दिस इज इलीगल और लेकिन होना है। मुझे ये बताइए कि इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशन के फोरम पे या दीगर फोरम्स पे इंडिया ने जो 5 अगस्त के बाद कश्मीर का ऑफिशियल नक्शा जारी किया या पाकिस्तान ने आज जारी किया है, उनकी क्या हैसियत है? वो तो इन दोनों नक्शों को नहीं मानेगा, अक़वाम मुत्तहिदा कैसे मानेगा? उसने तो अपना जो इंटरनेशनली नक्शे हैं उनके मुताबिक काम करना है। तो क्या आप उनसे लड़ेंगे? क्या करेंगे आप? या कहेंगे कि हमारा नक्शा माने वरना हम आपसे बात नहीं करते? क्या करेंगे आप? नहीं, देखिए इसमें बात ये मैं मीडिया पे खबर देख रहा हूँ, ये खबर दुरुस्त नहीं है कि हमने कहा है कि हम यूएन जा रहे हैं। हमें यूएन जाने की कोई जरूरत नहीं है। यूएन में जो मैप्स कश्मीर के मौजूद हैं वो पहले ही हमारे मौक़िफ़ की सपोर्ट करते हैं, तो हमें कोई ऐसी जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तान का स्टांस है, पॉलिटिकल मैप है, दुनिया देखेगी, पाकिस्तान देखेगा, एक ही मैप आज के बाद होगा। वी डोंट नीड टू गो टू द यूएन। हिंदुस्तान तो इसलिए भागा गया था कि उनका मौक़िफ़, जाहिर बात है यूएन नहीं मानता, झूठा मौक़िफ़ है, अपना एक और मन गढ़ंत मैप लेके चले गए, फिर मुंह की खाई। तो हम तो उनके लेवल पे नहीं आने लगे, हमें कोई जरूरत नहीं है। वी हैव मेड द स्टेटमेंट, यूएन तो पहले ही हमारी सपोर्ट में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यूसुफ। और यहाँ पर हमें लेना है एक छोटा सा वक्फा, और वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और आपको पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में बिल आखिर एपीएस कमीशन की जो रिपोर्ट है वो पेश हो गई है। ताहम अभी तक वो वालदैन को नहीं दी गई। उसकी वजह ये थी कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल जब पेश हुए तो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि इस पर अटॉर्नी जनरल खुद पेश होकर के बताएं कि हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है इस रिपोर्ट के ऊपर। याद रहे कि ये रिपोर्ट जो है पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ने मुरतब की है एपीएस साने के तनाजुर में, और जिसमें जो है तमाम वालदैन को, सिक्योरिटी पर्सनल को और तमाम जो गवाहान हैं उनको उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं और उसमें जिम्मेदारी का तयन भी किया गया है। फ़िलहाल इस रिपोर्ट के मंदरजात सामने नहीं आए। जो शोहदा फाउंडेशन के अर्जुन खान हैं, उनकी अहलिया शाहीना बीबी ने आज जो है सुप्रीम कोर्ट के रूबरू ये गुजारिश भी की कि ये रिपोर्ट जो है वालदैन को दी जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि टॉप सीक्रेट रिपोर्ट है, हम ज़रूर देंगे वालदैन को, लेकिन जब हुकूमत का इस पर मौक़िफ़ वाज़े हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इस वाक़े के ज़िम्मेदारान को जो है उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वालदैन से जो मेरी बात हुई है वो मुतमईन हैं चीफ जस्टिस की यकीन दहानी पर, मगर देखना यह है ज़रार और वसत के ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट पब्लिश करती है या नहीं, क्योंकि आज चीफ जस्टिस ने इसको टॉप सीक्रेट रिपोर्ट कहा है। 6 जिल्दों पर मुश्तमिल है और उम्मीद यही करते हैं
कि ये वालिदैन को मिलेगी। 4 हफ्ते का वक्त दिया है, तो अटॉर्नी जनरल हुकूमत का इस पर मौक़िफ़ लाएंगे 4 हफ्ते बाद कि हुकूमत क्या समझती है कि इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए या नहीं। जी अच्छा, अभी तक तो चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा है कि अभी तक कोर्ट ने खुद ये रिपोर्ट नहीं पढ़ी। और इस पर जब पहले भी हमने बात की थी तो यही हमने बात की थी कि बेशक जाहिर है कि इसमें काफ़ी चीज़ें होंगी जो उनको क्लासिफाइड समझा जाएगा या जो भी, तो कुछ हिस्से कम से कम आइडियली तो पूरी चीज़ रिलीज़ होनी चाहिए कम से कम पेरेंट्स तक, लेकिन अगर इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आप नहीं रिवील कर सकते फॉर वट एवर रीज़न, और ऐसी बातें होती हैं इस किस्म की रिपोर्ट्स में, तो आप रिडैक्ट करके या इसके कुछ पोर्शंस जो रेलेवेंट पोर्शंस हैं या जो आप पब्लिशेबल पोर्शंस हैं कम से कम वो ही आप सामने कर दें। क्योंकि अगेन हमने देखा है कि जनरली पाकिस्तान की अगर हम तारीख़ निकालें तो जो इस किस्म की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो रिलीज़ नहीं होती लेकिन वो लीक हो जाती हैं, और जब एक चीज़ लीक होती है तो फिर आपको ये नहीं पता होता कि किस हद तक ये सच है, किस हद तक ये गलत है, कौन इसको चेंज कर रहा है या अगर चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमेशा और ख़ास तौर पर इसके सानिए पर जी वालिदैन की देखें, वालिदैन का सबसे बड़ा इसमें इंटरेस्ट क्या है, और जाहिर है उन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा सानिया दहशतगर्दी का वाक़या नहीं हुआ। वो ये चाहते हैं कि सिर्फ उन्हें ये बता दिया जाए कि इसमें कोताही किसकी थी, क्या सिक्योरिटी फेलियर था, कहाँ कोताही हुई, और उसमें भी वो ये कहते हैं कि वो ये सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि कौम के सामने आए ताकि आइंदा जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं वो कम से कम इतनी एहतियात करें कि दोबारा ऐसा वाक़या और कम से कम इतने सालों के बाद कुछ क्लोजर मिले इन वालिदैन को। एक वक्फा ले। बिल्कुल। वेलकम बैक। आज पाकिस्तान में पुलिस के शुहदा का दिन मनाया जा रहा है। हर साल दर्जनों पुलिस वाले क्रिमिनल्स का मुकाबला करते हुए, दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए शहीद होते हैं, और सिर्फ इस वजह से ताकि वो हम पाकिस्तानियों की जानें बचा सकें। हमेशा से फ्रंट लाइन का किरदार अदा किया है। क्या होता है जब कोई शहीद हो जाता है? तो आज हमारे साथ मौजूद हैं SHO गुजर खान मोहम्मद अब्बास साहब, जिनकी कहानी यह है कि उस वक्त ये बिल्कुल छोटे से थे 1990 में, जब इनके वालिद साहब जो कि सब इंस्पेक्टर थे सैयद मोहम्मद अब्बास, वो रावलपिंडी के आरे बाज़ार में एक डकैती के दौरान डाकुओं से मुकाबला करते हुए शहीद हुए। उन्होंने आज ट्वीट भी की कि उन्हें फ़ख्र है कि उनके वालिद साहब ने अपने मुल्क के लिए अपने शहरियों को बचाते हुए जान दी। हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम टू द शो इमरान। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इमरान, मैं कहानी सुनना चाहेंगे हम सैयद मोहम्मद अब्बास साहब की कि कैसे वो शहीद हुए। सर ये 7 जुलाई 1990 का वाक़या है सर। मेरे फादर मोहम्मद अब्बास जो है वो उस टाइम एज आ इंचार्ज चौकी रेस कोर्स प्राइज अंजाम दे रहे थे, और ईद का तीसरा दिन था, बकरा ईद का उस टाइम ये तीसरा दिन था कि रात के टाइम उन्हें एक इंफॉर्मेशन मिली कि एक डकैत गैंग जो है वो उनके इलाके में मौजूद है। चूँकि ईद के दिन थे, इससे थोड़ी सी नफरी की भी कमी थी, बट उन्होंने फौरी तौर पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनके साथ वहाँ पे रेड कंडक्ट किया, और वहाँ पे मुल्ज़मान को जो है सरेंडर करने का कहा, बट मुल्ज़मान ने सरेंडर करने की बजाय क्रॉस फायर शुरू कर दिया, जिसके नतीजा में पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करना पड़ी। और इस फायरिंग के तबादला के दौरान मेरे वालिद साहब को जो है बुलेट हिट हुई उनके हार्ट पे, जो उनकी शहादत का बायस बनी सर। जी अच्छा, अब आप जाहिर है कि उस वक्त आप बिल्कुल बिल्कुल आप जाहिर है उस वक्त यंग होंगे, तो जाहिर है बहुत बड़ा सेटबैक होता है किसी भी फैमिली के लिए कि उसका सरबराह जो है शहीद हो जाए। क्या गुजरती है? आपने फिर पुलिस फोर्स भी ज्वाइन की, तो मैं चाहता हूं कि आपकी अपनी कहानी क्या है कि आपको जाहिर है उस वक्त कितने साल के थे आप जब ये वाक़या हुआ? जी मेरी उस टाइम तकरीबन एज 9 साल के करीब थी, और मैं स्कूल गोइंग था, 4th और 5th का शायद स्टूडेंट था उस टाइम पे जब मेरे वालिद साहब की शहादत हुई।
और उस वक्त बहुत मुश्किल था हमारे लिए इस चीज़ को बर्दाश्त करना, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि वालिद साहब अब दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि हर लम्हे, कदम ब कदम हमें उनकी ज़रूरत महसूस होती थी। उनकी उँगली पकड़ के हम चलना सीख रहे थे और वो जो है साया हमसे उठ गया, जिसकी रोशनी में हमने आगे बढ़ना था। तो मेरी वालदा ने उस टाइम बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया। हम लोग बेसिकली ताल्लुक हमारा पाकपतन शरीफ से है, एक छोटा गाँव है, टाउन है। लेकिन मेरी वालदा ने यही स्टैंड लिया कि जी मेरे बच्चे यहाँ पे रावलपिंडी में पढ़ रहे हैं, तो उनकी एजुकेशन डिस्टर्ब ना हो। और उन्होंने जो सोर्स ऑफ इनकम जो थे उस टाइम बहुत महदूद थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमें अच्छी स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाया। और ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने ये ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं पुलिस में ही जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने बिल्कुल मेरी ख्वाहिश का एहतराम किया और उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि ठीक है, आप पुलिस फ़ोर्स जॉइन करें। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने अपने फ़ादर के नक्शे कदम पे चलते हुए एज़ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस जॉइन की और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इंस्पेक्टर के ओहदा पर बतौर एसएचओ गुजर खान फ्राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि जी आपके साथ ये पूरी एक आपने अपनी कहानी बताई, आपने अपने शहीद वालिद साहब की भी कहानी बताई। यकीनन आपके अंदर जो हैं सिपाही और आपके जो साथी हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसी की गोली के निशाने बने होंगे। आपको भी जाना पड़ता होगा उनके घर वालों के पास, या अगर ज़ख्मी भी हो गए तो उनके जो लवाकीन हैं, आप उनसे किस तरह उनको समझाते हैं कि ये इतना बड़ा हादसा हुआ, क्योंकि आपने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है? सर, मैं इस चीज़ का आपको इस तरह बयान करूँ कि जब मेरे फ़ादर साहब शहीद हुए, तो हम लोगों के पास बड़े लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम थे। जी। और मैं ये सोचता था, मैं उस टाइम सबसे बड़ा बेटा था और मेरी उम्र सिर्फ़ 9 साल के करीब थी। और मैं ये सोचता था कि अब हमारा ब्रॉट अप कैसे होगा, हमारी एजुकेशन कंप्लीट कैसे होगी? तो अल्लाह ताला ने ऐसे रिसोर्सेज़ पैदा करने शुरू किए। वो कहते हैं ना जी कि एक दर बंद होता है और 100 दर बेशक। खुलते हैं। तो अल्लाह ताला ने इतने वसाइल भी पैदा कर दिए और इतने मौके भी पैदा किए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रावलपिंडी का जो सबसे अच्छा कॉलेज है, एफटी सर सैयद कॉलेज, वहाँ से ग्रेजुएशन की और उसके बाद पुलिस फ़ोर्स जॉइन की। तो मैं ये एक एग्ज़ाम्पल थी कि जब अल्लाह ताला आपके लिए कोई मुश्किल खड़ी करता है, तो उसके बाद आसानियाँ भी वही पैदा फरमाते हैं। बेशक। और अल्लाह ताला के फ़ज़्ल-ओ करम से मैं इस चीज़ की जब भी किसी फैमिली के पास जाता हूँ, ये मोहम्मद शुदा डे पे आईजी साहब की तरफ से और सीपीओ रावलपिंडी की तरफ से हमें गिफ्ट पैक्स दिए जाते हैं ताकि आप शुदा फैमिलीज़ को जाके दें और उनकी वेलफेयर का ख़्याल करें, तो मैं उनको जाके ये अपनी कहानी ज़रूर बताता हूँ कि आप लोगों ने इस चीज़ से घबराना नहीं है, इस चीज़ से डरना नहीं है। मुझे देखिए, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिख के आज अपने कदमों पे खड़ा हो गया हूँ, तो वो अल्लाह जो हमसे कोई सहारा छीनता है, फिर वही अल्लाह हमें इस्तात भी फ़राहम करता है कि हम उस जगह पे पहुँच सकें और उन खामियों को, उन कमियों को दूर कर सकें। बिल्कुल। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि जी देखिए, हम बात करते हैं अब बिल्कुल अल्लाह मियाँ की तरफ से ही हर काम होता है और दरवाजे खोले जाते हैं। अगर हम बात करें रियासत के किरदार का, अब माना कि हमेशा फंडिंग का एक मसला होता है और पाकिस्तान में जो अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गई है, दहशतगर्दी की जो लहर आई थी उसमें सैकड़ों पुलिस अफसर शहीद हुए थे। तो जहाँ तक रियासत के किरदार की बात है, जो ताउन किया जाता है या जो पैकेजेस दिए जाते हैं, मैं चाहूँगा कि आप उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। यहाँ पे एक वक्फा लेंगे, पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं एसएचओ मोहम्मद इमरान अब्बास से, जिनके अपने वालिद साहब जो पुलिस अफसर थे वो लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद हुए, लेकिन इमरान अब्बास साहब ने हिम्मत नहीं छोड़ी और आज वो भी पुलिस अफसर हैं। अब्बास साहब, अब जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमेशा जब इस तरह की कोई ख़बर आती है किसी भी पुलिस एहलकार के शहीद होने की, तो इमीडिएटली बात होती है कि जी ये शोहदा पैकेज के तहत इतना मिलेगा या इतनी सपोर्ट मिलेगी। क्लियरली मैं माज़रत के साथ मुझे सवाल पूछना पड़ता है कि क्या वो सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही महदूद रहती है या वो पैकेज मिलता है, उसमें कोई मुश्किलात होती हैं, और क्या ये काफ़ी है या इसको बढ़ाने की ज़रूरत है? क्या इसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है? सर, अभी जो है जी पंजाब शुएब दस्तगीर साहब ने बहुत अच्छे वेलफेयर पैकेज का ऐलान किया हुआ है। उसमें शहीद फैमिली को एक घर मिलता है फौरी तौर पे इमीडिएटली,
और एक खतीर रकम मिलती है जो कि 1 करोड़ के करीब होती है, और उसमें किसी किस्म की बहुत आसान उसका जो है एक तरीक़ाकार मुकर्रर कर दिया गया है ताकि शुदा फैमिलीज़ को किसी किस्म की दिक्कत और दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये डे 1 से मौजूद था शुदा पैकेज। हमें भी उस टाइम, मेरे फादर 1990 में शहीद हुए, उस टाइम हमें भी जो उस टाइम शहीद पैकेज था, वो कि उस टाइम ये शहीद पैकेज कम था, हमें उस टाइम तकरीबन 5 लाख के करीब अमाउंट मिली थी 1990 में, जो कि एक अच्छी मुनासिब 1990 में, जो कि एक अच्छी मुनासिब अमाउंट थी। इसके अलावा हमें जो पुलिस की हमारे पास रिहाइश थी, मेरे वालिद साहब को मिली हुई थी, वो उस टाइम के आईजी साहब ने मंजूर कर दी कि जब तक बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, उनसे रिहाइश वापस नहीं ली जाएगी। और इसी तरह हमारी स्टडीज़ के लिए एक स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया, जो हमें तकरीबन 3 माह के बाद हमें एक स्कॉलरशिप भी मिलता था, जो हमारी पढ़ाई के अखराजात के लिए दिया जाता था। और अब इस टाइम पे तो जो मौजूदा आईजी साहब हैं, इन्होंने बहुत अच्छे इस पैकेज का ऐलान किया हुआ है, जो मैंने आपको बताया कि उसमें फौरी तौर पे इमीडिएटली शहीद फैमिली को एक अच्छा घर मिलता है और 1 करोड़ के करीब जो है खत्ती रकम उनको दी जाती है। ठीक है। अच्छा इमरान, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो पुलिस की ओवरऑल रेपुटेशन है, वो जाहिर है किसी भी महज़िब माशरे में उस्ताद और पुलिस की बहुत इज्जत होती है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ पुलिस को हमेशा मनफी निगाह से देखा जाता है, जाहिर है आपको भी तकलीफ होती होगी। जी बिल्कुल सर, इस बात की बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि हम लोग अपनी जानों की कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं। सर देखिए, पंजाब पुलिस के तकरीबन 1500 के करीब शुदा हैं और रावलपिंडी पुलिस के सिर्फ 108 के करीब शुदा है। इतनी जानों की कुर्बानियाँ देने के बावजूद भी जब हमें ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तो उस चीज़ की वाक़ईतन तकलीफ होती है। और ये चीज़, और सबसे ज़्यादा जब हम लोग शहीद होते हैं और हमारे लिए जहाँ बाग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ देह होती है वो चीज़ कि शहादत की लिए हमारे लफ्ज़ के लिए भी हमें जो है वो कहना पड़ता है, हमें शहादत का लफ्ज़ खुद से नहीं लिया जाता। तो इमरान साहब, अब जाहिर है जब से दहशतगर्दी की लहर आई थी तो बहुत ज़्यादा हुआ ये पुलिस की शहादतों में इजाफा। जो पुलिस को इक्विप किया जाता है, जाहिर है दूसरे इदारों की निस्बत पुलिस के वसाइल अभी भी उतने नहीं हैं, तो आपको लगता है आप विद इन योर ओन सर्कल्स आप आवाज़ उठाते हैं कि जनाब पुलिस को भी उसी तरह की सहूलियात दी जाएं जैसे दूसरी फोर्सेस को मिलती हैं? जी सर, बिल्कुल, ये तो वक़्त की ज़रूरत है। आपको अपनी पुलिस को ज़्यादा इक्विप्ड करना होगा, उनको ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक्स पे लेके आना होगा, क्योंकि बेसिकली पुलिस ही फ्रंट लाइन पे काम कर रही है, चाहे वो टेररिज्म एक्टिविटीज़ हो, चाहे क्राइम हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, पुलिस फ्रंट लाइन पे काम कर रही है। तो जितनी अच्छी और मजबूत आप पुलिस बनाएँगे, उतना अच्छा रिज़ल्ट और रिस्पॉन्स मिलेगा। गो के अभी रिसोर्सेज़ उस तरह नहीं हैं जिस तरह होने चाहिए, बट दिन ब दिन उसमें बेहतरी लाई जा रही है। अच्छा अब्बास साहब, एक आखिरी सवाल, आपकी औलाद है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 3 बच्चे हैं सर। 3 बच्चे। आप उनमें से किसी को कहेंगे कि आप उनमें से किसी ने कहा है कि मैं भी बड़ा होकर पुलिस में जाऊंगा या जाऊंगी? सर दे आर टू यंग नाउ। अच्छा, अभी माशाल्लाह जो जी सर, माय एल्डेस्ट सन इज जस्ट 7 इयर्स ओल्ड, तो इट्स टू अर्ली कि वो क्या डिसाइड करता है, बट इट्स हिज चॉइस। वो जहाँ पे भी जाना चाहे मैं उसको बिल्कुल प्रमोट करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान अब्बास साहब, और वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे और हमारी पुलिस को खुसूसन जो ज़ाहिर है बहुत नाकाफ़ी सहूलियात के बावजूद फ्रंट लाइन पर दहशतगर्दी, लॉलेसनेस और दीगर जराइम का मुकाबला कर रही हैं। ज़रार, ओवर टू यू। नहीं बस दैट्स इट फॉर द शो टुडे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।